नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। स्वदेश हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर के बाद ओमिक्रॉन ने लोगों को एक बार फिर से कई मुश्किलों में डाल दिया है और ये वो समय है जब मौसम आए दिन अपने तेवर बदल रहा है। सुबह और रात का तापमान बहुत सर्द हो रहा है। मौसम में जो नमी बढ़ रही है और प्रदूषण से कई लोगों की सांसें भी फूलने लगी हैं। न सिर्फ पहले से एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा की बीमारियों से जूझ रहे लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं, बल्कि सामान्य लोगों में भी सांस से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगी हैं। तो सर्दी के मौसम में थोड़ी बहुत खांसी होना तो आम बात है, लेकिन दवा लेने के बावजूद भी लंबे समय तक खांसी का ठीक ना होना एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये श्वसन तंत्र के संबंधित बीमारी सीओपीडी जिसको बोलते हैं उसका लक्षण भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे बदलते मौसम में सांसों की समस्या की और जानेंगे कि मौसम में बदलाव होने पर, सर्दियों की दस्तक देने पर आखिर खांसी क्यों बढ़ जाती है, परेशानी क्या है और ऐसे लक्षण जिन पर ध्यान देना जरूरी है और वो लक्षण हैं क्या, कैसे इसका बचाव करें और क्या कुछ इसके उपचार होंगे। इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे और जिस तरह से कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको और बता दें कि ठंड के समय में सांस लेने में जिस तरह से लोगों को तकलीफ होने लगती है, हालांकि जो कुछ पहले से बीमारियां हैं उनसे हट करके सामान्य व्यक्तियों में ये समस्या बढ़ने लगी हैं। सीने में दर्द भी बढ़ता है और अगर हम कहीं जीने पर चढ़ जाते हैं या बहुत ज़्यादा पैदल चल लेते हैं तो एकदम सांस फूल जाती है। तो इस तरह की जो तमाम समस्याएं हैं जो सामान्य लोगों को होने लगी हैं, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, मेहमानों से आपका परिचय हम कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव, श्वास एवं एलर्जी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुपरिटेंडेंट एम्स रायपुर। दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले डॉक्टर निशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह जो ठंडों में आमतौर पर जो स्थिति देखने को मिल रही है कि चलिए पहले से किसी को खांसी से संबंधित बीमारी हो, श्वास से संबंधित बीमारी हो, उनको लगभग सर्दियों में शिकायत रहती है, लेकिन आम लोगों को भी अब दिक्कतें होने लगी हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। उसका हम कैसे देख सकते हैं इसे, किस तरह की ये बीमारी होती है, क्या इसके लक्षण हैं और किस तरह ये बीमारी बढ़ सकती है? चलिए, विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ही देर में। मैं टीम से कहूंगा कि जल्द से जल्द विशेषज्ञों को जोड़ें, जिससे कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन आपको आज बता देते हैं, तब तक दर्शक हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं, कि जिस तरह से सांस लेने की जो समस्याएं अब सर्दी के मौसम में लोगों को बढ़ जाती हैं, उसकी वजह क्या रहती है, उसके कारण जानने की कोशिश करेंगे, उसका इलाज जानने की कोशिश करेंगे, किस तरह की ये बीमारी होती है वो भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों को ये समस्याएं आमतौर पर रहती हैं, किसी को अस्थमा से संबंधित, श्वास से संबंधित बीमारी रहती हैं, उनकी समस्याएं जरूर ठंड में बढ़ जाती हैं। जैसे ही वातावरण ठंडा होता है तो उन लोगों को समस्याएं होने लगती हैं। लेकिन अगर सामान्य लोगों में इस तरह की स्थिति बन रही है, जिनको खांसी एक बार हो गई है, दवा ले ली, दवा लेने के बाद भी अगर सही नहीं हो पा रही है, तो आखिर वजह क्या है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सुपरिटेंडेंट एम्स रायपुर। बहुत बहुत स्वागत है करण सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और आज थैंक यू वेरी मच। आज हम सर बात कर रहे हैं जिस तरह से सर्दियों में श्वास लेने में आदमी को दिक्कत होती है, खासकर जो पहले से बीमार हैं या सांस संबंधित बीमारी से पहले से पीड़ित हैं, उनको तो सर्दियों में अक्सर ये दिक्कतें देखी जाती हैं कि वो लोग परेशान रहते हैं। लेकिन अब आम आदमी में भी ये समस्याएं आने लगी हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, सर्दियों का मौसम जो होता है, ये इससे जो कोल्ड के कारण जो एलर्जी होती है लोगों में, आम लोगों में भी, और आम लोगों के साथ में हमने ये देखा है कि जो साधारण लोग होते हैं जिन्हें किसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं है और उनके बीच में
बीमार लोग भी रहते हैं, सर्दी है, खांसी है, पुरानी खांसी है, एलर्जी है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और सिक्रीशन बढ़ता है उसमें, ट्यूबरकुलोसिस है, या स्टार्ट हुई है टीबी, या चल रहा है उसका इलाज, या कैंसर के मरीज है, या डेवलप हो रहा है कैंसर, या इलाज चल रहा है कीमो, ये सब, और प्लस कोरोना की जो बीमारी है इससे जो अच्छे हुए हैं वो भी, और आम लोग सर्दी के कारण जो सिक्रीशन बढ़ता है सांस लेने से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पर, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो नाक से लेकर के ट्रेकिया और ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स तक और एल्वियोलस तक जाता है, जो ठंड के कारण उसमें सिक्रीशन बढ़ता है। जैसा कि आप पिक्चर्स में दिखा भी रहे इमेजेस में कि ये किस प्रकार से उसकी यूनिट तक जाता है, जो पल्मोनरी उसकी फेफड़े की जो यूनिट होती है इकाई तक जाता है, और सिक्रीशन उसमें भरता है, जिससे हमें जकड़न, सीने में जकड़न महसूस होती है, छाती में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन का जाने में रुकावट होती है, और वो सिक्रीशन इस रुकावट से एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज जिसको बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज, रेस्पिरेशन सांस लेने में जो जकड़न होती है उसे ही ये बोलते हैं। और इसका सबसे ज्यादा बीमारी का जो स्वरूप देखने को मिलता है वो सर्दियों के मौसम में मिलता है, कोल्ड एलर्जी होती है उसके कारण। मोटरसाइकिल से चलते हैं लोग, पैदल घूमते हैं, डस्ट की रहती है, और सड़कों में जो घूमते हैं उसमें पॉल्यूटेड रहता है, एयर पॉल्यूशन रहता है, गैसेस रहती हैं मोटरसाइकिल की, ट्रक की, ट्रैक्टर की, वेल्डिंग मशीनों की, और डस्ट साथ में मिलती है, और दुबले पतले रहते हैं। पुराना कोई अगर इन्फेक्शन है तो क्रोनिक इन्फेक्शन है तो एक्यूट ऑन क्रोनिक हो जाता है, तो ये सबसे सिक्रीशन बढ़ता है, खांसी चलती है, सीने में दर्द होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तकलीफ होती है, बुखार भी आता है, सिर में दर्द भी होता है, और लोग बीमार महसूस करते हैं। उस समय हमको तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं या मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ लोगों को दिखाना चाहिए। कहीं कोई ऐसी बीमारी पहले से तो नहीं है जो अभी सांस लेने में जो एलर्जी के कारण, कोल्ड के कारण, ठंडी के कारण और इनको तकलीफ होने लगी, बढ़ने लगी है, तो चिकित्सक उसकी जांच करते हैं, फेफड़े की जांच करते हैं, एक्सरे लेते हैं, सीटी स्कैन भी लेते हैं, और अचानक इंसिडेंटल कोई भी बीमारियां भी पता चलती हैं। अभी इस समय हम सभी लोग को सावधान रहना बहुत जरूरी है। कोरोना पीरियड भी चल रहा है, अचानक सांस लेने में तकलीफ होती है और जांच करते हैं तो पता चलता है कि कोरोना भी हो गया है। और उसके पहले अगर हम बात करें सर्दी जुकाम और स्मोकिंग के कारण भी सांस लेने में तकलीफ होती है, और सिक्रीशन बढ़ने से ऑब्स्ट्रक्टिव जो डिसीज होती है, जो सिंड्रोम्स होते हैं, उसके सांस लेने में तकलीफ, जकड़न और अपने आप में बेचैनी सी महसूस करना, ऑक्सीजन का लेवल कम होना, इन सबको ध्यान में रखते हुए जैसे भी आपको तकलीफ का एहसास होता है सांस लेने में, आप चिकित्सकों को दिखाएं, क्योंकि ऐसे मौसम में सीढ़ियों में चढ़ने के लिए, पैदल चलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के समय भी, तो सब जगह से अगर आपके नाक से, मुंह से ठंडी हवाओं का प्रवेश करते हैं और उससे जो एलर्जी जैसे होती है और सिक्रीशन का बढ़ना होता है, और फेफड़े की ये नाक से लेके ब्रोंकस और ब्रोंकियोल और उसके एल्वियोलस तक जाती है, और सिक्रीशन भरा अगर है तो उसका इलाज होना बहुत जरूरी, नहीं तो वो गाढ़ा हो जाता है, सूख भी जाता है, सांस में तकलीफ होती है, सांस में तकलीफ होने से लोगों को एडमिट करना पड़ता है, और साथ में वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ती है, और अगर वो अच्छे नहीं हुए या सीरियस होते गए तो मौत का शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक को पहली प्राथमिकता देते हुए उन्हें जांच कराना बहुत जरूरी है, ताकि रोग हल्का फुल्का गंभीर रोग में ना बदल जाए और आपकी हालत और खराब ना हो जाए। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी इसमें एक अलग बीमारी हो जाती है, ये जो पहले से बीमारियां हो रही हैं उनसे हटकर ये हो जाती है। जैसे पहले से कोई पीड़ित है स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से, उसके बाद अगर सामान्य व्यक्ति को अगर इस तरह की शिकायत हो रही है तो इसको ये नाम दिया गया है। देखो क्या होता है, ब्रोंकस है, ब्रोंकियोल्स है, एल्वियोलस है, और अगर उसमें कोई इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, वायरल या बैक्टीरियल है, सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ता है,
सांस लेने में तकलीफ होती है, ईडिमा हो जाता है, सूजन हो जाती है, न्यूमोनाइटिस हो जाती है, निमोनिया हो जाता है और उससे उनमें लोगों में सांस लेने में तकलीफ बढ़ती है। चलिए तो एक प्रकार से चलिए तो वो ब्रोंकाइटिस उसका चलिए इन्फ्लेमेशन डॉक्टर करण हमारे साथ डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर निशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या है ये बीमारी और क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसको हम काबू कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्रॉनिक मतलब पुरानी और ब्रोंकाइटिस मतलब श्वास की नलियों में सूजन। अर्थात यदि किसी मरीज को बड़े लंबे समय से श्वास की नली में सूजन है तो इसे हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं। मूलतः इस तरह के मरीज हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हैं और किसी भी चेस्ट ओपीडी में लगभग 20 to 30% केसेस हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के रेगुलर ओपीडी में देखते हैं। तो इस तरह की श्वास नली में सूजन को हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस नाम से हम संबोधित करते हैं। वर्तमान में इसका नाम हम सीओपीडी अर्थात क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज नाम से, इसको सीओपीडी नाम से सांकेतिक रूप से संकेत करते हैं और ये हिंदुस्तान में एक कॉमन बीमारी है। लेकिन सर, जिस तरह से सर्दियों को लेकर के तो हम बात कर ही रहे हैं, कुछ लोगों को ये समस्याएं 12 महीने रहती है। उनको इस तरह की दिक्कतें रहती हैं कि कहीं भी उनको थोड़ा सा अगर ऑक्सीजन का लेवल उनको थोड़ा सा कम लगा, वहां पर उनको इस तरह की शिकायतें होने लगती हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि चूंकि मैंने जैसा कि बताया कि श्वास की नलियों में सूजन रहती है, तो ऐसे मरीजों में होता क्या है कि जब भी ये किसी धूल धुएं, सिगरेट के स्मोक या पोल्यूशन की स्मोक या मौसम के बदलाव या किसी इन्फेक्शन के संपर्क में आते हैं, तो श्वास की नलियां जो ऑलरेडी पहले से सूजी हुई हैं, इनके पर इस तरह के किसी भी इंसल्ट या किसी भी इस तरह के नुकसान से श्वास की नलियां और ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। और ज्यादा सिकुड़ती हैं तो ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होने लगता है, म्यूकस ज्यादा बनने लगता है। इसलिए ऐसे मरीजों में खांसी के साथ बलगम आना पड़ जाता है, क्योंकि जहां बलगम ज्यादा इकट्ठा होता है, ऐसी जगहों पर इन्फेक्शन वाले कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस जल्दी पनपते हैं। तो ऐसे मरीजों को सेकेंडरी इन्फेक्शन अर्थात बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो एक्चुअली ये पेशेंट एट रिस्क आ जाते हैं। तो साल भर कुछ ना कुछ लगा रहता है, कभी ठंडी से बरसात, कभी बरसात से ठंड, कभी गर्मी। तो मौसम बदलने से ऐसे मरीजों की दिक्कत बढ़ती है और ये साल भर परेशान रहते हैं। तो ये एक निश्चित रूप से ये एक ऐसी बीमारी है, चूंकि हमेशा की सूजन फेफड़ों में बनी हुई है, तो ऐसे मरीज मोस्टली साल भर परेशान रहते हैं। तो सर, ऐसे मरीजों के लिए क्या कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है या फिर ये सिर्फ दवाओं के भरोसे चलते हैं? देखिए, मैं एक चीज बड़ी क्लियर करूं कि आज मेडिकल साइंस काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर गया है। ये आज से मैं 2010 के पहले की बात करूं तो मैं इसी स्पेशलिटी का डॉक्टर हूं। तो मेरे पास जब इस तरह के मरीज आते थे तो मोस्टली इस तरह के मरीजों को देखकर बड़ा निहिलिस्टिक, बड़ा निराशावादी अप्रोच रहता था। 2011 के बाद से बड़ी नई नई दवाइयां आई और हमारी गाइडलाइंस ने इस बीमारी को पहले इरिवर्सिबल कहते थे। 11 के बाद जो गाइडलाइन है, इसने उसका नाम ही कर दिया कि ये ट्रीटेबल और क्योरेबल जैसी बीमारी है। अर्थात आप इसको प्रॉपरली ट्रीट करके कंट्रोल में कर सकते हो और मरीज को आप इस हालत में ला सकते हो कि उसको सिम्टम्स का एहसास ना हो। इतनी अच्छी दवाइयां हैं। तो निश्चित रूप से एक प्रॉपर मेडिकल विशेषज्ञ, एक श्वास रोग विशेषज्ञ या इस तरह की जो भी आपके पास उपलब्धता जैसी भी हो, आप संपर्क करें। क्योंकि कुछ इनहेलर्स, कुछ मेडिसिन आज की डेट में ऐसी आ गई हैं जो आपको इतना बढ़िया आराम देती हैं कि आपको सिम्टम्स का पता नहीं चलता। इसके बाद हमारे पास ब्रोंकोस्कोपिक स्टेंटिंग अर्थात जैसे दिल में पहले होता था कि दिल की नलियां सिकुड़ गई तो छल्ले डाल दिए जाते थे, अब इस तरह की छल्ले डालने वाली प्रक्रिया फेफड़ों की सांस की नलियों में भी अपनाई जा रही है। तो भारत में भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर आप अगर सांस की नलियां सिकुड़ गई हैं तो आप छल्ले डाल सकते हैं और छल्ले डाल करके आप उसको फिर से फुला के वापस ला सकते हैं। डायथर्मी, कोआगुलेशन, बहुत सारे हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं। तो एक्चुअली क्या इंटरवेंशनल अर्थात आप मरीज के अंदर जाके एक सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा भी सांस की नलियों को आप वापस उनकी स्थिति में ला सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं। जरूरत है कि आप किसी सही जगह संपर्क करें ताकि आपको गाइडेंस सही मिल पाए। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, अच्छी बात बताई है, क्योंकि आज के समय में लोगों को बड़ी समस्या है और जो लोग इस समस्याओं से जूझ रहे हैं वो दरअसल देखा जाता है कि आमतौर पर सिर्फ दवाओं का सेवन करते रहते हैं। जब तक उनके अंदर दवाओं का नशा बना है, दवाओं का असर जब तक बना है, तब तक वो ठीक है और जैसे ही दवाओं का असर खत्म हुआ वो तकलीफें उनकी फिर से वैसी की वैसी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डॉक्टर करण, जैसा कि अभी डॉक्टर निशांत ने भी बताया कि किस तरह से ये दिक्कतें हो रही हैं, हालांकि जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर किसी को ऐसी समस्या होती है, गंभीर समस्या होती है, तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब सर्जरी भी की जा सकती है। क्या सर्जरी ही महज एक इसका उपाय रहता है अगर इसको पूरी तरह से खत्म करना है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बच करके अपनी इन
बीमारियों पर कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सभी लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बहुत एडवांस स्टेज जब हो जाती है तो हमारे जो श्वास रोग विशेषज्ञ चिकित्सक हैं इससे इलाज करते हैं, और चाहे वो छल्ले का हो चाहे सर्जिकल इलाज हो। लेकिन हम देख रहे हैं, अपने समाज में रहते हैं, अपने लोगों के साथ में रहते हैं, जो नेचर के साथ में रहते हैं, अपने प्रकृति के साथ में रहते हैं। इससे बचने के लिए, इन सब से बचने के लिए और इस प्रकार की बीमारी को ज्यादा नुकसानदायक शरीर के लिए बनाने के पहले बहुत सारे ऐसे रीजन है कि आप सबसे पहले तो उन सभी चीजों से बचें। जैसे ठंड से बचें, अपने खाने पीने की जो चीजें रहती हैं जिससे इस प्रकार की एलर्जी होती है और ठंडी चीजें जो होती हैं उससे भी बचें। आप प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड वातावरण में रहें, साफ सफाई वाली जगह में रहें जहाँ डस्ट ना हो, पॉल्यूशन ना हो, केमिकल गैसेस ना हो और किसी प्रकार का कोई धुआं ना हो। आप स्मोकिंग ना करें, बीड़ी है, सिगरेट है और जलती हुई जो आग रहती है उसके कंडे के धुएं होते हैं, लकड़ी के धुएं होते हैं, ज्यादा देर तक वहां ना रहें। और जो झाड़ू का जो लगाना होता है उसका जो डस्ट वगैरह उड़ती है वो सांस में ना जाए। इन सब से अगर बचेंगे आप तो आपको ना ही ब्रोंकियल अस्थमा होगा, ना ब्रोंकाइटिस होगी, ना एक्यूट इन्फेक्शन होगा, ना ही आपकी श्वास नलियों का, ना ही फेफड़े का, और आप उससे बचेंगे। आपकी सांस नहीं फूलेगी। आप कोशिश करें अपने आप को इस प्रकार से ढालने की, अपने आप की जो तासीर है उसको ऐसा बनाने की कि आपको ये सांस की संबंधी फेफड़े की जो बीमारी है वो बिल्कुल भी ना हो। आप सुबह शाम में खुले वातावरण में वॉकिंग करें, खुले वातावरण में रनिंग करें, जॉगिंग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और इस प्रकार की लंबी लंबी सांस लेने वाली जो एक्सरसाइज होती है उसको करें। और उसके बाद भी अगर छोटी मोटी कोई सांस लेने की बीमारी होती है जिससे आपको ऐसा लगता है कि सिक्रीशन बढ़ रहा है, हो रहा है और खांसने में तकलीफ हो रही है, कफ निकल रहा है, और उसको रोकने के लिए आप म्यूकोलिटिक एक्शन जो होता है वो भी आप अपने श्वसन तंत्र के लिए कर सकते हैं। गर्म पानी में विक्स वगैरह डाल करके और ब्लैंकेट को ओढ़ करके लंबी लंबी सांस लेकर के उस बलगम को भी बाहर निकाल सकते हैं ताकि आपकी जो श्वास की नलियां होती हैं वो क्लीन हो जाती हैं, जितना म्यूकस रहता है वो साफ हो जाता है और लंबी लंबी सांसें आप आराम से ले सकते हैं, सीढ़ी चढ़ सकते हैं। आपके सीने में दर्द नहीं होगा, आपके सीने में तकलीफ नहीं होगी, सांस में प्रॉब्लम नहीं होगा और जो बीमारी है जो एक्यूट रहती है वो क्रॉनिक में तब्दील नहीं होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप मेडिकली फिट रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो म्यूकस वगैरह रहता है वो इन्फेक्टेड होने के बाद में आपकी सांस से तकलीफ तो होगी, खांसने में भी होगी, सांस लेने में भी होगी, और बदबू भी ऐसे आने लगती है जो आपको बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। कभी पस बन जाता है, कभी ट्यूबरकुलोसिस जैसे इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। और इस प्रकार की बड़ी बीमारियों को रोकने के लिए और जो आपकी जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और COPD ना हो, आपको क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज जिसको बोलते हैं, वो अगर ना हो तो आपके जो लंग्स हैं वो 12 महीने स्वस्थ रहेंगे, कभी भी आप बीमार नहीं होंगे। ठंड से आप बच के रहें और जो गंदा वातावरण जो बिल्कुल, और जिस तरह से डॉक्टर जो चीज़ें बता रहे हैं मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी ये चीज़ें महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही होंगी कि अगर इस तरह से अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, इन चीज़ों को लागू कर सकते हैं तो इससे बहुत इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर निशांत, एक सवाल आया है सोशल मीडिया के जरिए कि इनको शिकायत है कि जब इनको सांस की समस्या बढ़ती है तो इनको छींकें आती हैं और बहुत जोर से लंबे समय तक ये छींकती हैं और छींकने के बाद फिर इनको ये सांस संबंधी समस्या पैदा हो जाती है, बढ़ जाती है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि एक्चुअली ये जो इनकी शिकायत है ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की शिकायत है। इनको एक्चुअली एलर्जिक राइनाइटिस है जो धीरे धीरे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो रही है। और अगर आपके माध्यम से ये अभी इस समय ये न्यूज देख रही हैं या ये चैनल देख रही हैं तो मैं आपको अपने पिछले 20 सालों के एक एक्सपीरियंस का एक छोटा सा एक रूटीन एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। आप इसको सूत्र बनाकर याद कर लें, 1 साल में समस्या आपकी 90% चली जाएगी। नंबर 1, सुबह उठें तो सबसे पहले बाथरूम जाने से पहले एग्जॉस्ट फैन ऑन करें। बाथरूम में फंगस रहती है जो नमी में पनपती है, आप एग्जॉस्ट फैन ऑन करेंगे, फंगस गायब हो जाएगी। नंबर 2, नाश्ते के समय सबसे पहले गर्म पानी का सेवन करें। योगा में प्राणायाम और अनुलोम विलोम कम से कम 20 मिनट करें। कैरेक्टरिस्टिकली साइंटिफिकली रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग अनुलोम विलोम 20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक करते हैं, जैसा अभी करण पीपरे सर बता रहे थे, तो निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम पे बहुत बढ़िया कंट्रोल होता है। बस एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आपकी समस्या ज्यादा है, जब आप
को खांसी बलगम बढ़ा हुआ है, उस समय योगा व्यायाम नहीं करें, उस समय अपनी एक्सरसाइज रोक दें। कई लोग उल्टा करते हैं, जैसे ही तबीयत खराब होती है योगा बढ़ा देते हैं, उनको लगता है इससे कंट्रोल कर लेंगे और तबीयत बिगाड़ के डॉक्टर के पास आते हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि व्यायाम जो है तब नहीं करें जब आपकी तबीयत गड़बड़ हो। तीसरा, घर में जब भी झाड़ू लगे, जब भी सफाई का कार्यक्रम हो तो मुंह पे मास्क रखें। आज की डेट में कोविड काल में हर कोई मास्क लगा रहा है, बिल्कुल। और सर सब घरों में, सभी घरों में अब उपलब्ध भी है ये। जी जी बिल्कुल। तो अभी क्या है कि आप मास्क लगा लेंगे ना, तो जो झाड़ू की धूल है उससे 90% इंडियंस की एलर्जी बढ़ जाती है। उससे भी इम्पोर्टेंट एक बात कि सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक और शाम को 3 से लेके 6 बजे के बीच जो परागकण रहते हैं ये नीचे से उठ के ऊपर की तरफ जाते हैं। तो पौधों की ये परागकण इसी समय आपके घरों में प्रवेश करते हैं खिड़कियों से। तो जिन लोगों को खासकर एलर्जी की शिकायत होती है वो सुबह 8 से 11 और शाम को 2 से 5 के बीच में अगर अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दें तो निश्चित रूप से उनको ड्रेस्टिक रिलीफ महसूस होगी, क्योंकि ये परागकण इसी समय घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये कुछ छोटी टिप्स हैं। सर ने जैसा कि बताया कि हाथ पैरों को गर्म बना करके रखें और सोने से पहले जरूर गार्गल करें। गर्म पानी लें, थोड़ा सा नमक डालें, उसको पिए नहीं, उसको डेली सोने से पहले गार्गल करें। इतना सा आप कर लें, निश्चित रूप से जो मैडम बता रही हैं आपको एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, दवाइयां अपनी जगह अपना काम करेंगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, दवाइयों से अच्छा कंट्रोल आएगा। बट ये जो मैंने रूटीन बनाया, अगर आप इसको फॉलो करती हैं, 1 साल बाद 1 साल इसको लगन से कर लें, 95% सिम्टम्स आपके वैसे ही गायब हो जाएंगे, आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया जानकारी दी है सर आपने, और मुझे उम्मीद है कि जिनका भी ये सवाल है उनको ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सर समय थोड़ा सा और बचा है हमारे पास, कुछ और टिप्स दर्शकों को अगर आप देना चाहें कि सर्दियों में किस तरह से बचा जा सकता है, खास करके इस तरह की जो बीमारियां हैं, श्वास संबंधित बीमारियां हैं उनसे। जी जी, कुछ टिप्स जो चूंकि समय बचा है मैं जरूर दे दूंगा आपको। जैसे मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी चीज बताऊं, जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं या जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं, कई बार मेरे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो सारे जतन कर रहे हैं, सारे गर्म पानी पी रहे हैं, तब भी हमारी तबीयत खराब हो जाती है। मैं एक छोटी सी छुपी सी बात बताता हूँ जो सबसे छूट जाती है। जो आपके घरों में गद्दे हैं उनमें हाउस डस्ट माइट नाम का एक कीटाणु होता है। पिछले 10 साल की रिसर्च में हमारी, चाहे वो हमीदिया हॉस्पिटल हो या सारी रिसर्चेज में ये मिला है कि 90% केसेस में ये हाउस डस्ट माइट नाम का कीटाणु जो गद्दों में छुपा होता है, इनकी वजह से मरीजों की श्वास रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं ठीक हो पाती। इसको हम सब अपनी भाषा में इंडोर एलर्जी कहते हैं, अर्थात घर के अंदर की एलर्जी। आप 3 साल में अपने गद्दे जरूर बदल दें, या एटलीस्ट आप हर साल 3 साल पे गद्दे नहीं बदल सकते तो जो एलर्जिक घर में नहीं हो उनको वो गद्दे दे दें। अगर आप एलर्जिक हो तो आप कॉटन वाले अर्थात रुई वाले गद्दे या तकिए का इस्तेमाल बंद कर दें। नंबर 2, हर 3 साल में उसको बदल दें, या हर 15 से 20 दिन में घर के किसी सदस्य से कहें कि भैया ऊपर जाओ छत पे या बाहर और इसकी पिटाई, जैसे पुराने समय में आपको याद होगा लोग गद्दे बाहर निकाल के अच्छे से पिटाई करके उसे धूप में रख देते थे। शानदार तरीका था जो आज कहीं लुप्त हो गया है। इस पिटाई से 15 दिन, जो गद्दों की पिटाई से और 15 दिन बाद उसको दिन भर धूप में रखने से ये हाउस डस्ट माइट के 90% कीटाणु मर जाते हैं और आपको एलर्जी नहीं दे पाते। तो ऐसे मरीज कभी एलर्जी के संपर्क में नहीं आ पाते। तो निश्चित रूप से इस बात का, अगर आप ये जो छोटी सी चीज है इसका ध्यान रख लें, ये पुरानी प्रथा को फिर से चालू कर लें, तो जो घरों में रह के जो एलर्जी पनप रही है आज की डेट में, इसका समूल नाश होगा। सबसे बड़ा कारण 90 से 99% तक हाउस डस्ट माइट है, ये खत्म हो जाएगी, आपकी एलर्जी बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी, आपको ड्रेस्टिक रिलीफ मिलेगा सिम्टम्स में। बार बार जो आपकी तबीयत खराब होती है वो होना बंद हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी, और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये इतनी जानकारियां काम आने वाली हैं कि अगर वो इस चीज़ को अपने घर में अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं, ऐसी बीमारियों से वो बच सकते हैं जो कि गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। डॉक्टर करण, एक आपसे भी आखिरी टिप्स चाहेंगे कि क्या कुछ और इसमें सावधानियां दर्शक रखें, या जिन लोगों को समस्या है वो रखें या नहीं है वो भी रखें, क्योंकि ऐसी समस्या पैदा ना हो तो उससे पहले भी सचेत रह सके। डॉक्टर निशान जी ने बहुत अच्छी जानकारियां दी है और बचाव के लिए घर से लेके बाहर तक के लिए बहुत अच्छी जानकारियां दी है। मैं तो यही कहूंगा बार बार लोगों को, जो आम जनता, हमारी जो प्रदेश के नागरिक और देश के लोग सुन रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो फेफड़ा होता। जी सर, करण सर आपकी आवाज नहीं शरीर का। जी जी, हेलो जी 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 करण सर, अब आपकी आवाज आ रही है। बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही संवेदनशील ऑर्गन होते हैं, ये स्वतंत्र तंत्र होते हैं। इसकी एक एक सेल्स को सावधानी पूर्वक बचा के रखने की आवश्यकता है, चाहे वो स्मोकिंग से हो, जहाँ स्मोकिंग होती है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं
उनसे दूर रहें, वो बच के रहें। और जहाँ पर ये झाड़ू वगैरह डस्ट वगैरह लगती है, इससे बच के रहें और गला बंद लगा करके स्वेटर बना करके और ठंड से बच के रहें, तो आपको मैं समझता हूँ कि श्वास की बीमारी नहीं होगी। और आजकल हम मास्क लगा करके रहते हैं, डिस्टेंस बनाकर रहते हैं, तो बहुत से इन्फेक्शन वैसे भी प्रिवेंट हो जाते हैं। लेकिन टोटल अगर आप मैं पूरा बोलूं, बताऊं कि आपके फेफड़ों को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए, उसके लिए आपको वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग ये करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, सूक्ष्म यौगिक की व्यायाम करना पड़ेगा, श्वसन तंत्र की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ताकि आप लंबी लंबी सांसें लें तो जो आने वाली डस्ट है या कीटाणु है वो भी बाहर रह जाते हैं और आपके फेफड़े में जो इलास्टिसिटी होती है वो बरकरार रहती है। आपको सांस लेने में हमेशा बिल्कुल सर, सावधानी पूर्वक आप सांस ले सकते हैं, आसानी से सांस ले सकते हैं, बिल्कुल सर, स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल। और इन चीजों को तो डेली रूटीन में अपनाना ही पड़ेगा। जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, दर्शकों को, हम सबको इस तरह की चीजें अपने डेली रूटीन में अपनाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर करण, डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो दोस्तों, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक श्वास की बीमारी है, श्वास संबंधी समस्या है, लेकिन इसको लेकर के तमाम उपचार भी हमारे विशेषज्ञों ने बताए। और अगर इस तरह की आपको अगर कोई समस्या होती है, श्वास लेने में कोई दिक्कत होती है, तो आप विशेषज्ञों के पास जाकर के उनसे राय ले सकते हैं, उनसे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।